हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग लोहे के रॉड को गर्म करें या इलेक्ट्रिसिटी जब बल्ब के फिलामेंट से पास होता है या कोई मरकरी है, तो आपने देखा होगा क्या होता है, ग्लो होता है। तो किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी इमिट होता है तो वो कैसे इमिट होता है, तो ये थ्योरी कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहता है कि किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी इमिट होगा तो वो कंटिन्यूअसली इमिट होगा। और किस फॉर्म में इमिट होगा, तो वेव के फॉर्म में इमिट होता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पूरा है क्या, पहले समझ लेते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट क्या कहा कि किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी इमिट होता है, जैसे सनलाइट एक एग्जाम्पल हो गया, फिर हीटेड गर्म रॉड हो गया, फिर उसके बाद एक बल्ब हो गया। किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी इमिट होता है तो वो कैसे इमिट होगा, कंटिन्यूअसली इमिट होता है। और किस फॉर्म में इमिट होता है, वेव के फॉर्म में इमिट होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, इससे दो फील्ड एसोसिएटेड होता है। एक को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते रहते हैं, दोलन करते रहते हैं। और वो दोनों प्रोपगेट करते हैं, मूव करते हैं किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में रेडिएशन मूव करता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग एक वीडियो से समझते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, उससे समझते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फील्ड को ऑसिलेट करता हुआ दिखाया गया है। इसमें रेड कलर से जो दिखलाया गया है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो हॉरिजेंटली क्या कर रहा है, प्रोपगेट हो रहा है। हॉरिजेंटल इसका डायरेक्शन दिखलाया गया है। उसके बाद जो इस कलर का है, ठीक है, वो कैसे है, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए और वो प्रोपगेट करते जा रहे हैं किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में रेडिएशन प्रोपगेट कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक इसी फिगर को हमने यहाँ पे लगा के रखा है। तो आप देख सकते हो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो है हॉरिजेंटली है ना, इस तरीके से है हॉरिजेंटली। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वर्टिकली है, देख सकते हैं आप, वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसा जब होता है तो ये जो है ना ट्रांसवर्स वेव कहलाता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं वो कैसे वेव कहलाते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं। और वो ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, ऑसिलेट करते हैं, दोलन करते हैं किस तरीके से, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहेंगे और वो प्रोपगेट करेंगे किधर, डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में जिधर रेडिएशन प्रोपगेट करता जाता है। तो ऐसा जब हो तब हम लोग उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको समझा दिया है पॉइंट क्या होता है। चलिए, पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, क्या कि एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम फ्रॉम एनी सोर्स, एनी सोर्स। और वो एनी सोर्स क्या हो सकता है, तो हीटेड रॉड हो सकता है, हीटेड रॉड हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, ग्लोइंग ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है ना, एटसेट्रा लिख देते। तो किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, तो कैसे एनर्जी इमिट होगा, तो कहा जा रहा है कैसे, कंटिन्यूअसली इमिट होता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली, कंटी और किस फॉर्म में ये इमिट होगा, कंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ
इन फॉर्म ऑफ वेव, है ना, या इसी को हम लोग रेडिएशन भी कह सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ वेव कॉल्ड, जिसको हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एनर्जी किसी भी सोर्स से अगर इमिट होगा तो कैसे इमिट होगा, कंटिन्यूअसली। एनर्जी कैसे इमिट होगा, तो याद रखिएगा कंटिन्यूअसली इमिट होगा। किस फॉर्म में इमिट होगा, तो वेव के फॉर्म में इमिट होता है, या रेडिएशन कह सकते हैं, उसी को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो हमारा वेव है, इसमें दो फील्ड एसोसिएटेड होंगे, है ना। कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा। तो इसमें पॉइंट लिख देंगे क्या, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, एसोसिएटेड विद बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे एसोसिएटेड होते हैं, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होते हैं। और ये दोनों फील्ड क्या रहता है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है, दे रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर होते हैं। एंड प्रोपगेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, एंड प्रोपगेट एंड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ, है ना, रेडिएशन लिख देते हैं, रेडिएशन। तो जिस डायरेक्शन में रेडिएशन क्या करता है, प्रोपगेट करता है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट करता जाता है, जबकि वो दोनों फील्ड एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। समझ आई बात। और ये कैसा वेव कहलाता है, इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव का मतलब हुआ कि दोनों फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा और वो प्रोपगेट करता जाएगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रेडिएशन प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। इस चीज को एक बार और आप समझ लीजिए, फिगर के जरिए देख लीजिए, एक बार यहां पे देख लीजिए, इस फिगर में देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे ही रेडिएशन पास होगा, निकलेगा, लाइट पास होगा, सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो अगर नहीं समझ रहे हो तो लाइट जैसे ही पास होगा तो उस लाइट के सराउंडिंग में दो फील्ड एसोसिएटेड होंगे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हॉरिजेंटली होगा, ठीक है, किस तरह से, तो ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कैसे होगा, ऐसे होगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस होता है तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये थ्योरी क्या कहता है। अच्छा, अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए, तो हमने ये पॉइंट आपको क्लियर कर दिया कि एनर्जी किसी भी सोर्स से अगर इमिट होगा तो कैसे इमिट होगा, एनर्जी जो है किसी भी सोर्स से कैसे इमिट होगा, कंटिन्यूअसली इमिट होगा, ठीक है। किस फॉर्म में इमिट होता है, तो आपको बोलना है वेव के फॉर्म में इमिट होगा, जिसको हम या रेडिएशन भी कह सकते हैं, जिसको रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो किससे एसोसिएटेड होगा, दो फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। और दोनों फील्ड एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे, और दोनों फील्ड मूव करता जाएगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रेडिएशन मूव करता है। आपको बहुत अच्छे से मैंने ये समझा दिया है। साथ आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है किसका एग्जांपल है, एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। ट्रांसवर्स वेव का यहाँ पे मैंने मीनिंग समझा दिया है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका कि द स्पीड ऑफ electromagnetic wave is equal to speed of light, is equal to speed of light। याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो स्पीड होगा, जो वेव प्रोपगेट हो रहा है उसका जो स्पीड होगा वो लाइट के स्पीड के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ
स्पीड लिख सकते हो किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस को क्या करता है, कवर कर लेता है। चलिए अब फोर्थ पॉइंट हम लोग समझते हैं। फोर्थ पॉइंट में है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की हमें आवश्यकता नहीं है, वैक्यूम में भी ये क्या होता है, प्रोपगेट कर जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट don't require any material medium for propagation. Wave don't require any material medium for propagation. यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको प्रोपगेट करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। दे प्रोपगेट इन स्पेस है ना, या आप कह सकते हो वैक्यूम। ठीक है, इस तरह से होता है इसमें। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। आपको क्लियर हो गए होंगे ये सारे पॉइंट, 4 पॉइंट मैंने लिखा है। पहला पॉइंट क्या कहा मैंने, समझिए। पहला पॉइंट मैंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी एनर्जी थ्योरी क्या कहता है, एनर्जी किसी भी सोर्स से अगर इमिट होगा तो कैसे इमिट होगा, कंटिन्यूअसली इमिट होता है। ठीक है, किस फॉर्म में इमिट होगा, वेव के फॉर्म में इमिट होता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें दो फील्ड एसोसिएटेड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों कैसे होता है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है और दोनों उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट करते जाता है जिस डायरेक्शन में रेडिएशन वेव प्रोपगेट करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वह लाइट के स्पीड के बराबर यानी इतना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो प्रोपगेट हो जाता है वैक्यूम में भी, स्पेस में। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हेडिंग बना देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा हम लोग समझते हैं। देखिए इसका पहले हम लिस्टेड कर देते हैं। यहां पे पहला नंबर में वेव लेंथ, एक एक करके पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, थर्ड है वेव नंबर, फोर्थ है स्पीड, और फिफ्थ है एम्पलीट्यूड। फिफ्थ नंबर में होगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो चलिए ये सब कैरेक्टरिस्टिक है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे अगर हम रिप्रेजेंट, आपको मैंने बताया क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कैसे करता है, तो मैंने अभी आपको समझाया था, कुछ इस तरह से अभी आपको दिखाए थे। ठीक है, अब देखिए ऊपर में जो आपको दिख रहा है इसको क्रेस्ट कहा जाता है, क्रेस्ट। और जो नीचे दिख रहा है इसको ट्रफ कहते हैं, TROUGH। हिंदी में इसको श्रिंग कहते हैं और इसको गर्त कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से इसको फिर क्या कहेंगे, जो भी ऊपर दिख रहा है क्रेस्ट होगा, जो नीचे दिख रहा है वो सब ट्रफ होता है। तो ये दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है या जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, वो इसी तरह से क्या होता है, प्रोपगेट करते जाता है। ठीक है, तो दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है
जैसे ये भी तो क्या है, क्रेस्ट ही है, ठीक है। तो दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कंजिक्यूटिव डिस्टेंस को। और ये तो हो गया वेवलेंथ। और ये जो पहले इसी को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि वेवलेंथ होता क्या है, उसके बाद एक एक करके हम लोग सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, वेव लेंथ। क्या होता है ये, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट्स, है ना, और ट्रप्स, कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रप्स is called is called वेव लेंथ। वेवलेंथ है क्या, समझ लीजिए, दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जैसे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। अच्छा, इसको डिनोट किससे किया जाएगा, तो इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। वो डिनोट किससे करेंगे, लैम्डा से डिनोट करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट लिखा रहता है ना, मीटर में रहता है। याद रखिएगा कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो ये सारा जो है, ऐसे तो यूनिट मीटर होता है, लेकिन क्वेश्चन में जो है वेवलेंथ दिया रह सकता है आपका पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रम में दिया रह सकता है। मैंने क्या बताया, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ डिस्टेंस है, लेंथ डिस्टेंस है, किसके किसके बीच का, दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है। समझ रहे हैं मेरी बात, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा वेवलेंथ किसको कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हमारा टॉपिक था फ्रीक्वेंसी, तो चलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर 2 है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो होता क्या है कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, है ना। एक पॉइंट से कितना वेव 1 सेकेंड में पास कर जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां लिखेंगे द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट किससे किया जाता है, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग न्यू से, इट इज डिनोटेड बाय न्यू। इसको डिनोट किससे करेंगे, न्यू से डिनोट करेंगे। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका हम लोग यूनिट लिखते हैं, हॉर्स लिखा जाता है या पर सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या लिखेंगे, देखिए, यूनिट इसका लिखा रहेगा 1, ऐसे हर्ज लिखा रहेगा या पर सेकेंड रहता है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर कहीं पे 1 हर्ज लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1 पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका यूनिट हो गया फ्रीक्वेंसी का। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, क्या था हमारा, वेव नंबर है। वेव नंबर थर्ड है, तो वेव नंबर किसको कहते हैं, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। वेव नंबर क्या है, देखिए थर्ड है
तीसरा नंबर क्या है? वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू बार से, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, है ना। 1 सेंटीमीटर में जो लेंथ होगा उसमें जितने वेव्स प्रेजेंट होंगे उसी को क्या कहा जाएगा? वेव नंबर कहा जाता है। इसको डिनोट किससे करते हैं? तो याद रखिएगा, डिनोट किससे करोगे? तो न्यू बार से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको? तो वेव नंबर जो होता है ना, रेसिप्रोकल होता है किसका? वेव लेंथ का। तो ये भी एक डिफिनेशन है इसका कि वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा किसका? ऑफ वेव लेंथ। ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है, यानी क्या? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ऐसा हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। इसका यूनिट क्या होगा? तो मान लो कि यहाँ अगर वेवलेंथ हमारा सेंटीमीटर में लिखा हुआ है तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो जनरली ऐसे तो एसआई यूनिट इसका पर मीटर होता है, पर जनरली इसको हम लोग पर सेंटीमीटर में ही एक्सप्लेन करते हैं। समझ आई बात? एसआई यूनिट इसका पर मीटर ही होता है, पर जनरली हम लोग पर सेंटीमीटर में ही इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि वेव नंबर क्या होता है। उसके बाद हम लोग का एक टॉपिक क्या है? स्पीड होगा। चौथा नंबर है स्पीड। फोर्थ नंबर इज स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड को डिफाइन करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड को। तो डिस्टेंस, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। the linear distance the linear distance covered by wave in 1 सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड में जो लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा वेव, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर हो गया होगा ये भी बात। तो स्पीड क्या हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? दिस इज इक्वल टू सी एंड दिस इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये क्या होता है। अब एक और टॉपिक देखते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है, चलिए समझते हैं। 5 नंबर, एम्पलीट्यूड क्या है? तो देखिए, जो क्रेस्ट है और ट्रफ है उसका जो हाइट हुआ और डेप्थ हुआ, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। अगर किसी लाइट का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो समझेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। चलिए समझते हैं इसको। द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ, है ना। क्रेस्ट का हाइट और ट्रफ का डेप्थ, है ना, और द डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया होगा। चलिए फिगर दिखा करके समझा देते हैं। देखो ये हाइट है यहां से यहां तक, ये हाइट हुआ ना, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और ये जो ट्रफ है हमारा, इसका डेप्थ हुआ ये, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। समझ आ गई होगी बात। तो चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक आपको ये बता रहे थे ना, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा कि एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर लिखा हो सकता है। जो डिस्टेंस का यूनिट होगा वही एम्पलीट्यूड का यूनिट होगा। अच्छा एक चीज और समझ लीजिएगा कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा हो तो इंटेंसिटी लाइट का क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। याद रखेंगे इस पॉइंट को कि अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो ऐसे में इंटेंसिटी जो होगा लाइट का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट
क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा ये सारी चीजें क्या है। मैंने आपको यहाँ पे बताना स्टार्ट किया था बाबू, क्या बताया, वेवलेंथ क्या होता है। तो मैंने बोला कि दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है, जिसको आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो। फिर मैंने बताया फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव नंबर क्या है, तो रेसिप्रोकल होता है किसका, वेव लेंथ का, तो वेव नंबर ये हो गया, है ना, रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का। फिर मैंने स्पीड बताया सी, जो लाइट के स्पीड के बराबर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो क्रेस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस, मतलब क्रेस्ट का जो हाइट है और ट्रफ का जो डेप्थ है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट डिस्टेंस का यूनिट होगा। ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से आपको। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है इसके बारे में। तो रिलेशन बिटवीन, है ना, सी न्यू एंड लैम्डा, चलो देखते हैं समझते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आप लोग को। रिलेशन बिटवीन, है ना, सी यानी क्या, स्पीड, देखिए रिलेशन बिटवीन स्पीड, इसको सी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको न्यू, एंड वेवलेंथ, वेव लेंथ जिसको क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। तो इन सब में क्या रिलेशन है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तीनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जरा समझते हैं हम लोग। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका स्पीड जो होगा, है ना, वो उसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। यानी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जरा समझना मेरी बात, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू होगा क्या, है ना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ, यही इसी वेव का, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, जो रहेगा वही वही रहेगा, अलग अलग नहीं। स्पीड को c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का न्यू इनटू क्या हो गया, लैम्डा। तो हमारा एक रिलेशन मिल गया तीनों में, क्या, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जहां c क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और लैम्डा क्या है, ये भी, ये वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, यहां से c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा मिल गया, तो यहां से दो फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं, एक फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं कि न्यू बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो c बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा। एक फॉर्मूला ये निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला हम लोग ये निकाल सकते हैं नंबर 2 में, लैम्डा इज इक्वल टू अगर पूछा जाएगा तो c बाई न्यू लिख सकते हैं आप। बात समझ रहे। अच्छा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा आया, तो एक तरह से आप यहाँ कह सकते हैं क्या, कि सी तो हमारा कांस्टेंट है, सी हमारा कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लैम्डा हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर लैम्डा मैक्सिमम हो, यानी वेवलेंथ हमारा अगर इंक्रीज करेगा, तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कैसे, इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए, कि अगर वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहे, तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, उल्टा भी इसका कह सकते हो कि अगर फ्रीक्वेंसी इसका मैक्सिमम होने की बात हो, तो ऐसे में वेवलेंथ उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल्स, याद रखिएगा, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है? तो देखिए, अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करेगा और वो वेव प्रोपगेट भी करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या हो गया? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ब्लैक बॉडी रेडिएशन लिखा हुआ है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, इसके पहले वाले इंट्रो वीडियो में, कि अगर आप एक लोहे के रॉड को अगर कंटिन्यूअसली गर्म करते हो तो देखते हो कि उसमें से लाइट इमिट होना शुरू हो जाता है। किस तरह से लाइट इमिट होता है? तो पहले रेड कलर का होगा, हीटिंग कंटिन्यू करोगे तो ऑरेंज हो जाएगा, फिर और हीट करोगे तो येलो हो जाएगा, और हीट करोगे तो ब्लू होगा, और हीट करोगे फाइनली व्हाइट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट कलर इमिट हो, जो लाइट इमिट हो रहा है और उसके डिफरेंट कलर है, ये सब एग्जाम्पल किस चीज का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एग्जाम्पल है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की वो फिनोमिनन कहलाती है जो अभी मैंने बोला। फिर सन emits the wide range of electromagnetic radiation including visible light and ultraviolet rays। अभी बताएंगे विजिबल लाइट कहने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ये जो तीन सोर्स है, यही तीन हमारे, ये तीन सोर्सेस अभी मैंने आपको लिखे, जिसके जरिए, है ना, इन तीन सोर्सेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं। क्लियर हो गया होगा ये बात। चलिए आगे टॉपिक में आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, चलिए समझते हैं। हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, देखिए, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, है ना, क्या करते हैं, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करते हैं, इससे जो हमें ऑर्डर मिलेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखिए, इसमें लिख देते हैं क्या, कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अरेंज्ड in order of, in order of increasing wavelength, increasing wavelength or decreasing frequency, increasing wavelength or decreasing frequency। ठीक है, यानी वेवलेंथ इंक्रीज करे या फ्रीक्वेंसी क्या हो, डिक्रीज करे, देन this then this is called, then this is called, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। आइडिया आपको लग गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब आप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज कर देते हैं इस ऑर्डर में, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो हमें पैटर्न मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और एक ट्रिक है उसको लिखने का, मैं ट्रिक लिख देता हूं यहाँ पे। ट्रिक क्या है? जैसे एक ट्रिक हम लिख रहे हैं, अभी एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे क्लासिकल गाड़ी एक्स यू भी, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू भी ना, और उसके बाद इन माई रेंज, इन माई रेंज, ये एक ट्रिक है जिसको हम लोग यूज करके उस ऑर्डर को लिखने वाले हैं। किस ऑर्डर को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऑर्डर को। देखिए, समझिएगा मेरी बात को, समझिएगा ठीक से।
जैसे यहाँ पर क्या होगा, पे कुछ आता है ना, देखिए तो इसका हम ये लिख रहे हैं ऑर्डर, ठीक है। देखिए क्लासिकल वर्ड से आपको पकड़ना है क्या, कॉस्मिक, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, ये समझना है। गाड़ी वर्ड लिखा है, इससे पकड़ना है क्या, गामा रेज, ठीक है, दिस इज गामा रेज, ठीक है। एक्स से समझना है क्या, एक्स रेज, एक्स रेज। क्यू से क्या, अल्ट्रावायलेट रेज, क्यू भी रेज, ठीक है। और भी से क्या, विजिबल रेज, विजिबल रेज बोलेंगे इसको। और आईएन से क्या, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एम वाई से क्या, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, ठीक है। और रेंज से क्या, रेडियो वेव, रेडियो, ठीक है। तो चलिए देखिए समझिए, तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, जिनको अरेंज किया गया है एक खास ऑर्डर में, जिसमें वेव लेंथ इन सब का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इन सब का वेवलेंथ जो होगा वो इंक्रीज करेगा, तो इसमें क्या होगा देखिए, इस तरह से हम लोग लिख देंगे, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इधर जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग वेव लेंथ, यानी लैम्डा क्या हो रहा है, इन सब का इंक्रीज हो रहा है, या इसी को आप कह सकते हो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यानी न्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये इसका कंसेप्ट है जो अभी मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया होगा ये बातें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है। देखिए इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एप्लीकेशन क्या है, मैंने पहले से ही इसको लिस्टेड करके रखा है ताकि हम आपको बहुत अच्छे से समझा दें। देख लीजिए, ये रहा, देखिए सुनिएगा समझिएगा। एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो स्टार्ट करते हैं रेडियो वेव से। रेडियो वेव का एप्लीकेशन क्या है, तो रेडियो और टीवी में जो ब्रॉडकास्ट आप सुनते हैं देखते हैं, टीवी में देखते सुनते हैं, रेडियो में तो केवल सुनते ही है ना, तो उसमें उस ब्रॉडकास्ट के लिए जिस वेव को यूज किया जाता है उसका क्या नाम है, रेडियो वेव वो कहलाता है। फिर उसके बाद अगर बात करें माइक्रोवेव का, तो माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैंने अभी बताया है। तो माइक्रोवेव का यूज कहाँ होता है, तो कुकिंग फूड, है ना। माइक अब देखते ही हैं मार्केट में इस तरह का ओवन आ गया है ना, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो और उसके अंदर खाने की चीजें रखो और वो पक के तैयार हो जाती हैं। या वो अगर कोई चीज फ्राई करना है तो तुरंत फ्राई हो जाता है उसके अंदर। तो क्या है उसके अंदर, वही हम कह रहे हैं कि उसको कुकिंग फूड, फूड को कुक करने के लिए माइक्रोवेव का यूज करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी, जैसे रडार, टेलीफोन और अदर कम्युनिकेशन सिस्टम में भी माइक्रोवेव का यूज होता है। इंफ्रारेड रेस की बात की जाए तो इसमें हीट जो है ट्रांसमिट होता है सन से, फायर से, इलेक्ट्रिकल हीटर से, ये सब इंफ्रारेड रेस होते हैं। या नाइट विजन सिक्योरिटी कैमरा जो होता है उसमें इंफ्रारेड रेस का यूज होता है। विजिबल लाइट के कारण ही हम लोग क्या कर पाते हैं, चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज है, तो अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है किस चीज में, एस्टरलाइजेशन में, डिसइंफेक्शन में, है ना, वाटर प्यूरिफिकेशन में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है, एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है, इन सब में हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है जिसमें कोई केमिकल का सैंपल है, तो उसमें ये बताया जा सकता है कि उस केमिकल में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कॉम्पोजिशन, है ना, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करके। ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, ठीक है।
उसके बाद एक्सरेज का यूज कहाँ होता है, तो एक्सरे का यूज क्या होता है, टू व्यू इनसाइड बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट। आपको पता ही होगा, अगर किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे करा करके चेक किया जाता है वो फ्रैक्चर कितना हुआ है, ये सब पता करते हैं। तो एक्सरे करा करके हम लोग किसी बॉडी के अंदर में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी देख सकते हैं एक्सरे करके। उस गामा रेज क्या है, यूज किया जाता है उसको कैंसर सेल को किल करने के लिए मेडिसिन में, है ना। कॉस्मिक रेज का यूज होता है कहाँ, अब इसका तो ब्रॉड एक देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज होता है। अंतरिक्ष में बहुत सारी चीजें अगर रिसर्च करनी है, पता करना है, तो उसमें कॉस्मिक रेज का यूज होता है। मेडिकल एप्लीकेशन भी है, ठीक है। और इसका जियो फिजिकल रिसर्च के लिए भी होता है, ठीक है। जियो फिजिकल रिसर्च कहने का मतलब हुआ अर्थ का जो डिफरेंट लेयर है, तो उसके रिसर्च में भी जो है कॉस्मिक रेज का एप्लीकेशन होता है। तो आज, तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, इस वीडियो में आपने सीखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये आपने समझा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या प्रूफ करता है, तो ये प्रूफ करता है कि एनर्जी जो है किसी भी सोर्स से अगर इमिट होगा, तो कैसे इमिट होगा, तो कंटिन्यूअसली इमिट होगा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा, सोर्स क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये जाने। फिर हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एप्लीकेशन क्या होता है। फिर ये भी जाने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज कर देते हैं हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, है ना, तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर आपको मैंने ये भी बताया, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी क्या है, जैसे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारी चीजें मैंने बताया। तो आज की क्लास का जो कंक्लूजन है बाबू, है ना, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर सके, तो वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, वो लाइट के वेव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। लाइट, लाइट क्या है, तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ठीक है। जब भी लाइट प्रोपगेट हो तो समझिए वहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और ऑसिलेट करते हुए उसी डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका स्पीड तो आप समझ ही रहे हो लाइट के स्पीड के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रहेंगी। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कंफर्म करता है कि लाइट में कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है, ठीक है। तो लाइट की कुछ फिनोमिनन जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, ये सब एक्सप्लेन हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। लेकिन मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये सब एक्सप्लेन नहीं हो पाता है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, अभी जो मैंने बोला, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये थ्योरी कौन सा कहलाता है, जिसमें हम लोग लाइट में पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हैं, थ्योरी को हम लोग कहते हैं क्या, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है, में लाइट के पार्टिकल नेचर को डिस्कस किया गया है, में ही प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में बताएंगे। और इस तरह से लाइट के दो नेचर की बात हो गई, ड्यूअल नेचर की बात हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कंफर्म करेगा कि लाइट में वेव नेचर है, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कंफर्म करेगा कि लाइट में क्या है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है। और दोनों करेक्ट है, दोनों सही है, ठीक है। और दोनों बातों को मिला दिया जाए तो होगा क्या, कि लाइट में ड्यूअल नेचर हो गया, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ेंगे, साथ में उसके न्यूमेरिकल्स को भी कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।